इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जहां डैन सोच रहा था क्या अमर या फिर कहूं इमोर्टल। गोर्जियो में भी कुछ इमोर्टल आ गए थे। फिर वह एल्डर की बातों को याद करते हुए कहता है मेरे मास्टर ने उन्हें हार्मिट बताया था। उन सभी हार्मिटों ने मास्टर के कारण अपनी लाइफ को खो दिया, जिसके कारण हेवनली आर्टिलरी जनरल यानी मास्टर की पावर को सेल्सियन मार्शल आर्ट या फिर मारने के लिए मार्शल आर्ट कहा गया। आने वाले 3 इमोर्टल्स प्रेजेंट के मास्टर की हाईलाइट। मुझे आश्चर्य है कि अगर वे मास्टर के साथ फाइट करे तो कौन जीतेगा, नहीं अगर हम फाइट करे तो कौन जीतेगा। तभी उसे ब्लड का स्मेल आता है तो वह थोड़ा खामोश हो जाता है। फिर वह आगे देखते हुए कहता है यह ब्लड का स्मेल है। उसी समय वहाँ घोड़े पर एक पर्सन बड़ी तेजी के साथ वहाँ आते हुए कहता है ब्रदर मैक गोयो। उसे देख चौंक जाता है वह पर्सन जो कि गोयो का ब्रदर होता है। यहाँ से कुछ दूर आगे पासी में बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है। लगता है उनमें से कुछ मुयोंग फैमिली के वॉरियर की तरह दिखता है, जबकि कुछ वेंडर्स है। देखने से ऐसा लगता है कि वे वास्तव में डायरियोक विलेज के वेंडर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मुयोंग फैमिली और डायरियोक विलेज के फाइट को लेकर वास्तव में गंभीर है। वहाँ देखते हैं आगे जाने पर उन सभी को हर जगह लाशें ही दिख रहा था। वह फिर कहता है अगर वे लोग उसे पसंद करने वाले हैं तो कोई गारंटी नहीं है हमारे सेफ होने का, हमें जल्दी करना होगा। डैन उन सभी को काफी ही ज्यादा घबराया हुआ देखता है। गोयो कहता है हर कोई तैयार हो और अपनी सावधानी को बरतो, हमें आज सनयांग पहुँचने की जरूरत है। तभी डैन की नजर एक लाश पर जाता है। वह कहता है क्या एक गोर्जियो का पर्सन। जिसके बाद गोयो अपने घोड़े को और भी तेजी से दौड़ाते हुए कहता है हमारे लिए आवश्यक है कि जितनी जल्दी हो सके हमें ह्योलुप्युंग से बाहर निकलने की जरूरत है, हम वहीं जाकर रुकने वाले हैं। सभी एक साथ कहता है आपने सही कहा। डैन को देखते हैं जो अपना आराम फरमा रहा था। वो मन में सोचता है गोर्जियो का एक पर्सन देखने से लगता है वो जो पहनावा पहना था वह गोर्जियो का पहनावा है। क्या इन्हें लिविंग बनाने के लिए लाया गया था ताकि उन्हें बेंडर्स बनाया जाए। उसी समय गोयो चिल्लाते हुए कहता है मुझे पता है आप सभी इतनी सारी लाशों को देख घबरा गए हैं, पर मुझे लगता है कि इसमें डायरियोक विलेज के बेंडर्स इन्वॉल्व हैं। वे शायद अपने फैक्शन के वॉरियर को वेस्ट नहीं करना चाहते थे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे मुयोंग फैमिली के हिस्ट्री को नहीं जानते हो। डैन सीरियस लुक में सोचता है तो क्या अंत में वे उनके साथ केवल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर सनयांग में गोर्जियो से बहुत सारे लोग आए हैं तो ऐसा हो सकता है उनमें से किसी को जरूर पता होगा कि मास्टर की डॉटर और नूना के बारे में। जुनहो कहता है ब्रदर मैं पहले से ही ब्रॉन्ज ब्लैक ड्रैगन को देख सकता हूँ। डैन कहता है क्या ब्रॉन्ज ब्लैक ड्रैगन। वो बंदा दोबारा कहता है यही पर गोर्जियो और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच भयंकर वार हुआ था। अभी भी यहाँ कुछ निशान है, उन्होंने केवल यहाँ ब्लड और आंसू छोड़ दिया है। इसी कारण से इस जगह को ह्योलुप्युंग कहा जाता है। ब्रॉन्ज ब्लैक ड्रैगन की मूर्ति उन्हीं वॉरियरों की याद में बनाई गई थी। ओरिजिनली यहाँ पहले 2 ड्रैगन था, लेकिन 10 साल पहले 2 में से एक ड्रैगन गिर गया। पर क्या कर सकते हैं, कोई नहीं जानता कि कैसे एक दानव ने ब्लैक ड्रैगन को जो कि 10,000 पाउंड का था वह इस तरह उसे समाप्त कर देगा। डैन उन सभी की बातों को सुन सोचता है क्या यह हो सकता है कि जिसकी वे सब बातें कर रहे हैं वे मास्टर थे। चलो छोड़ो, मुझे जल्द ही पता चल जाएगा अगर मैं सनयांग पहुंच जाता हूं। ऐसे ही वे सभी सनयांग के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। ब्रदर कहता है ब्रांच डोंगजुकरू को वहीं कहीं ओपन होना चाहिए। डैन ग्रीट करते हुए कहता है थैंक यू और साथ ही थैंक्स जो हम सब यहाँ सेफ पहुँच गए। जुनहो भी ग्रीट करते हुए कहता है आपको थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी वजह से हमारे पास बात करने के लिए कोई था। मैं आशा करता हूँ आपकी जर्नी सुरक्षित रहे। डैन उसकी बातों पर स्माइल करता है। तभी ग्यू ह्यू फनी स्टाइल में डैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है पता नहीं हम दोबारा कब मिलेंगे, इसलिए आप इसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक लेना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से हमें अब जाना होगा। अगर अगली बार आपके पास कुछ समय हो तो आयरन हॉर्स ब्यूरो को तलाश करना और मुझे आशा है कि आपकी जर्नी में अच्छी चीजें होंगी। डैन स्माइल देते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर इसे करूंगा, मैं जरूर आप लोगों से मिलने आऊंगा। जिसके बाद वह सभी अपने रास्ते निकल जाते हैं। डैन उन सभी को जाते हुए पीछे से देख रहा था। फिर वह पलटते हुए कहता है तो मैं अब जा सकता हूँ। इसके बाद वह बहुत तेजी से अपनी जगह से छलांग मारते हुए एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को पार करता जा रहा था और कह रहा था जैसे मैंने सोचा था यह एक अच्छी जगह की तरह लग रहा है। वह इसी तरह से सारे बिल्डिंग को पार करता चारों तरफ देख रहा था। फिर वह एक जगह पर रॉड को पकड़ते हुए खुद को रोकने के बाद कहता है बहुत खूब, और वह आगे की ओर देखता है। फिर कहता है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वह मुयोंग फैमिली का टारगेट था। उसी वक्त उसे कहीं से हेल्प की आवाज सुनाई देता है। वो पलटकर उस ओर देखता है जहाँ कुछ लोग किसी को घेरे हुए कह रहा था मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ फिर मत आना क्योंकि यह पब्लिक प्लेस है। वह उन सभी के बीच लात खाते हुए हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। डैन सोचता है तो यह है गोर्जियो की बोली और वह खतरनाक स्पीड से वहाँ भागता है। उस जगह पर हम देखते हैं वह एक छोटी बच्ची होती है। वह दर्द में चिल्लाते हुए कह रही थी तुम लोग
मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मैं अपने फादर को खोजने आई हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी बातों को सुने। उन्हीं के बीच से एक पर्सन उसके ऊपर बैट से मारते हुए कहता है, यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम लोगों से हेल्प मांगते हुए इधर उधर घूम सकती हो। तभी डैन उसके साइड आते हुए कहता है, हे लुक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस छोटी बच्ची के प्रति कुछ ज्यादा ही कठोर बन रहे हो? फिर वह अपने पुराने स्टाइल में फिंगर से एनर्जी निकालते हुए उसकी ओर करता है। वह फिंगर उस बंदे के बैट के कांटेक्ट में आता है तो हम देखते हैं वो बैट उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाता है। वह बंदा ये देख काफी ही ज्यादा घबरा जाता है। डैन उसकी ओर देखता है, फिर कहता है, देखने से लगता है तुम पब्लिक फैक्शन में से एक लग रहे हो, लेकिन क्या एक एडल्ट के रूप में बच्चे को पनिश करना तुम्हें ठीक लगता है? फिर वह अपनी उंगली को उसकी सर के कांटेक्ट में लेता है, जिसे देख वह घबराते हुए कहता है, हे रुको रुको, तुम यह क्या कर रहे हो? पर डैन उनकी ओर सिर्फ गुस्से से देखता है और समय के एक सेकंड के अंतर में उन दोनों के साथ बगल वाला भी एक झटके के साथ पीछे फेंक दिया जाता है। उनका फेस पूरी तरह से काला पड़ जाता है। डैन की पावर को देखने के बाद उस बच्ची को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरा पर्सन वहीं बैठा माफी मांग रहा था। डैन कहता है, तुम बच्ची। वह उसकी ओर देखती है, क्या तुम गोर्जियो से हो? उसी समय हम देखते हैं छत पर से एक ओल्ड बेगर उन सभी पर नजर रख रहा था। ओल्ड बेगर कहता है, अरे बाप रे, कोई इस पर विश्वास करेगा क्या? इसकी यह मार्शल आर्ट उसका है। डैन को देखते हैं जो अभी भी कह रहा था, बच्ची क्या तुम गोर्जियो से हो? वह कहती है, हाँ मैं गोर्जियो डायलेक्ट से हूँ। पर क्या आप भी गोर्जियो से हैं? तभी वहाँ एक बंदा उठते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो? डैन उसकी ओर खामोशी से देखता है। वह कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इंटरप्ट करने की? अब तुम अपने मौत से बचने में एबल नहीं होगे। वह एक अटैक को करते हुए डैन की ओर भागता है, पर डैन उसकी अटैक को देखते हुए अपने हाथों से उसे रोक देता है, जिसके कारण उसका पूरा हाथ कोलैप्स होने लगता है। वह कहता है, मेरा हाथ, और दर्द के मारे अपने दूसरे हाथ से डैन के हाथों को पकड़ते हुए नीचे बैठ जाता है। डैन कहता है, मुझे बताओ, इसके जैसी छोटी बच्ची ने क्या किया जो तुम लोगों को इतने दूर तक जाने पर मजबूर कर दिया? क्या पब्लिक का अधिकार सब झूठ है? यह काफी शर्म की बात है। क्या पब्लिक क्रिटिसाइज भी करता है? तभी अंधेरे से ओल्ड बेगर कहता है, वह बच्चा बहुत सी चेतावनियों के बाद भी अभी भी ओपन हाउस के टेरिटरी में घुसपैठ कर रही थी। मैं बुद्धिमान व्यक्ति होंग गायू हूँ जो ओपन हाउस के ठीक पीछे रहता है, और आप कौन है? डैन कहता है, मैं डैन सायू हूँ गोर्जियो से। और वह मन में सोचता है, क्या ज्ञानी? ओल्ड बेगर कहता है, यंग मैन, क्या आप इन बदसूरत कमीनों को जाने दे सकते हैं? वे डेफिनेटली बास्टर्ड हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें अपंग बनाने की जरूरत नहीं है? डैन अपने स्टाइल में कहता है, क्या एक सुझाव? जबकि उन्हें इक्वल होने की आवश्यकता है। और वह उस बंदे के हाथों को तोड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम अभी उस स्थिति में हैं। ओल्ड बेगर हंसते हुए कहता है, वेल, आप गलत नहीं हो, लेकिन मेरा मतलब यह था कि आपको उन भिखारियों से परेशानी नहीं होना चाहिए, और साथ ही वह बच्ची भी सुरक्षित रहने वाली है। क्या यह बेहतर नहीं है? डैन स्माइल के साथ कहता है, तुम बेकार सिली ओल्ड मैन। जिसके बाद वह उसका हाथ छोड़ देता है, पर उसकी हाथों के ब्लड और मांस पूरी तरह से सूख गया था। ओल्ड बेगर कहता है, यह सही है, मुझे पता था कि आप सुनेंगे। थैंक यू यंग मैन। डैन पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वह बच्ची जिसे सुन चौंक जाती है, फिर वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, ओ संगवो। डैन उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, तुमने कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है, चलो उसको देखते हैं। वह कहती है, ठीक है चलिए। वापस उस बंदे को देखते हैं जो कह रहा था, एल्डर वह था जो कि इंटरफेयर किया था, आपने उसे जाने क्यों दिया? ओल्ड बेगर जाते हुए बताता है, अब इनका क्या कर सकते हैं, तुम्हें पता भी नहीं है, मैंने तुम्हारी जान बचाई बेवकूफ बास्टर्ड। अगर मैंने अपने पैरों को आगे नहीं किया होता तो नहीं, तुम लोग क्या, पूरे शेनयांग के इंटायर पब्लिक ब्रांच ग्रेट डेंजर में अभी होता। देखो, अगर उसने अपना मन नहीं बदला होता तो वह तुम्हें मार भी सकता था, लेकिन फिर भी उसने तुम लोगों को जीने दिया। उस बंदे के मुंह से झाग तक निकल गया था। ओल्ड बेगर दोबारा कहता है, क्या तुमने उसके हाथों को देखा? लॉन्ग और सिलेंडर जेड हैंड, यह उस वुमेन के हाथों की समान है जिसने कभी कुछ नहीं किया। जिस मोमेंट मैंने उस ब्यूटीफुल हाथों को देखा, उसी वक्त मैं समझ गया यह लॉन्ग सिलेंडर जेड हैंड नहीं बल्कि एक शैतान का हाथ है। ठीक 10 साल पहले उस दिन की तरह जब मैंने देखा था ब्रॉन्ज ब्लैक ड्रैगन के मूर्ति के सामने एक ओल्ड मैन उसी हाथों के साथ खड़ा था, बेहद शांत व्यक्ति। मेरा यह इंप्रेशन पहली बार था उसे देख। मुझे नहीं पता कि वह कितनी देर तक वहाँ खड़ा था, पर वह इतना शांत ओल्ड मैन था कि पता भी नहीं चला कि वह कब वहाँ पहुँच गया। वह एक स्ट्रॉन्ग मास्टर था। उस ओल्ड मैन के भी लॉन्ग और सिलेंडर जेड हैंड था। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मैंने कभी नहीं भूलूंगा। बस एक हाथ के इशारे से ब्रॉन्ज ब्लैक ड्रैगन इस तरह हिला जैसे कि वह जीवित है। वह अपनी आकार बदलने लगा जैसे मानो उसे दर्द हो रहा हो। यदि उस पर्सन का मार्शल आर्ट रिवील हो जाती है तो मैं सोच
सोचने मात्र से ही भयभीत हो जाता हूँ। जिसके बाद वहाँ से ओल्ड मैन गायब हो गया और केवल वहाँ डिस्टॉर्टेड ब्रॉन्ज ब्लैक ड्रैगन की मूर्ति ही बची, जिसे देख मेरी चेस्ट तक फूल गई। 10 साल बीत चुके हैं पर मैं अभी भी नहीं भूल सकता कि उस दिन उस ओल्ड मैन ने क्या कहा था, मेरे डिसेंडेंट आएंगे।